हेलो एंड वेलकम टू गुरुकुल। मैं हूं आपका अंशु भैया और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री मतलब आईसीएसई क्लास 10 हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। तो आपका जो हिस्ट्री का सिलेबस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री और सिविक्स। तो अभी हम लोग इंडियन हिस्ट्री शुरू करने वाले हैं। इसमें इंडिया से रिलेटेड सारे टॉपिक्स हैं। तो ये फर्स्ट चैप्टर है और इस वीडियो से ही हम लोग अपने क्लास 10 का सिलेबस का हिस्ट्री शुरू करने वाले हैं। तो इससे पहले हम टॉपिक पे आए, मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, राइट? एंड मैं कंटिन्यूअसली आप लोग के लिए वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे। तो आई जस्ट होप वन थिंग फ्रॉम यू गाइज, दैट आप लोग सब्सक्राइब कर दो हमारा चैनल को, बेल आइकन दबा दो एंड प्लीज सपोर्ट करो, अपने फ्रेंड से शेयर करो। मैं जितना मेरे साइड से पॉसिबल हो उतना बेस्ट आप लोग के लिए करने का कोशिश कर रहा हूँ। बस इसके बदले मैं आप लोग का सिर्फ सपोर्ट चाहता हूँ, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस बनाता रहूँ टाइम टू टाइम। तो प्लीज सपोर्ट कर दो। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, आई एक्सपेक्ट कि आप लोग इस वीडियो पे लाइक कर दो एंड वीडियो देख के आप लोग को जो भी कमेंट लगे कर सकते हो। चलो टॉपिक पे आता हूँ। तो चैप्टर का नाम है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसको रिवोल्ट ऑफ 1857 भी बोलते हैं या फिर सेपॉय म्यूटिनी भी बोलते हैं। तो पहले ये बताता हूँ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों कहते हैं। पहली फर्स्ट वॉर इसलिए कहते हैं बिकॉज पहली बार इंडिया में आजादी के लिए, किससे आजादी? ब्रिटिश से। ब्रिटिश से आजादी के लिए जो इंडियंस थे वो एकजुट होकर लड़े थे। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके अलावा इसे सेपॉय म्यूटिनी भी कहते हैं। उसके अलावा सेपॉय म्यूटिनी मतलब होता है सिपाही जो थे, इंडिया के जो सिपाही थे, जो सेना थी, जो आर्मी थी, उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह किया था। और इसके अलावा रिवोल्ट ऑफ 1857 भी कहते हैं। रिवोल्ट मतलब वही विद्रोह होता है, क्रांति होता है जो उन्होंने लाया था ब्रिटिश के खिलाफ। तो सबसे पहले इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें होंगी जो आप लोग के बुक्स में लिखा हुआ होगा, ठीक है? बहुत सारी नेसेसरी, बहुत सारी अननेसेसरी चीजें होंगी। देखिए, सिलेब कुछ भी अननेसेसरी तो नहीं होता है, बट या एग्जाम के सिलेबस में वो नहीं है। तो मैं वीडियोस में उतना ही कवर करूंगा जो आपके एग्जाम के सिलेबस में है, ठीक है? आपको अगर मोर नॉलेज चाहिए तो आप अपने बुक्स रेफर कर सकते हैं, बट आई विल मेक दिस थिंग्स इजी फॉर यू। तो इसीलिए मैं एग्जाम के सिलेबस के हिसाब से ही लेके चलूंगा, ताकि वीडियो शॉर्ट रहे, क्रिस्प रहे, टू द पॉइंट रहे और आपके एग्जाम में आपको हेल्प आउट करे। तो स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल कॉजेस से। पॉलिटिकल कॉजेस मतलब वो कारण होते हैं जो ब्रिटिश शासन के दौरान जो छोटे-मोटे राजा थे या ब्रिटिश गवर्नमेंट थे उनके बीच में जो प्रॉब्लम्स हुए उसको लेके था। तो पहला आता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या होता है, ये शुरू किया था लॉर्ड डलहौसी ने। लॉर्ड डलहौसी वाज़ अ पर्सन जिसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स शुरू किया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या होता है, कोई भी इंडियन रूलर, उस टाइम छोटे-छोटे बहुत सारे राज्य थे जिनको बोलते थे प्रिंसली स्टेट्स, जिनको बोलते थे प्रिंसली स्टेट्स। तो कोई भी इंडियन रूलर अगर बिना किसी मेल हायर मतलब किसी कोई इंडियन रूलर का खुद का सगा बायोलॉजिकल मेल चाइल्ड ना हो, मतलब अपना खुद का बेटा ना हो, और बेटा ही होना चाहिए, लड़की भी होने से नहीं चलेगा और कोई और रिलेटिव या फिर अडॉप्टेड सन होने से भी नहीं चलेगा। मेल चाइल्ड होना चाहिए, मेल भी होना चाहिए और बायोलॉजिकल भी चाइल्ड होना चाहिए, दोनों चीजें मैंडेटरी है। तो अगर वो नहीं हो तो उसका सारा जो राज्य है या सारा जो संपत्ति है उसे सरेंडर कर देना पड़ेगा ब्रिटिश किंगडम के पास। तो ये चीज था, ये कानून बनाया था ब्रिटिश ने। उसके तो ये इस चीज़ की वजह से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हुआ, जिसके नेचुरल फीमेल हायर है वो भी नहीं चलेगा, कोई और रिलेटिव है वो भी नहीं चलेगा, सिर्फ सगा बेटा होना चाहिए, तो ही ब्रिटिश उसको उसका राज्य को रूल करने देगा, नहीं तो ब्रिटिश जबरदस्ती उसके राज्य को उससे छीन लेगा। तो ये कानून बनाया था ब्रिटिश ने। उसके बाद आता है सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस मतलब होता है, अलायंस शब्द का मतलब होता है गठबंधन। ब्रिटिश ने बहुत सारे छोटे-छोटे राज्यों के साथ गठबंधन बनाया। एक स्पेशल पॉलिसी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जिससे उन्होंने बहुत सारे छोटे-छोटे प्रिंसली स्टेट्स के साथ गठबंधन बनाया और बोला कि हम आपके साथ हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपके खिलाफ कभी नहीं लड़ेंगे। तो उन्होंने सोचा अच्छा ही ये सबसे ताकतवर जो सरकार है, वो हमारे साथ है, हमारे दोस्त है, तो बढ़िया ही रहेगा। लेकिन ब्रिटिश ने शुरुआत तो दोस्ती से की, लेकिन जब वो राज्य पूरे तरह से वीक हो गए, वो उन्हें प्रॉमिस करते थे, ब्रिटिश उन राजाओं को प्रॉमिस करते थे, इंडियन राजाओं को, कि हम आप लोगों को
प्रोटेक्ट करेंगे, आपको आर्मी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आप लोग को प्रोटेक्ट करेंगे। और जब वो किंगडम पूरा वीक हो जाता था या ब्रिटिश पे पूरा 100% डिपेंडेंट हो जाता था, तब उस राज्य को ब्रिटिश कैप्चर कर लेते थे, मैल एडमिनिस्ट्रेशन या कोई और कारण देके। यहाँ पे थोड़ा-सा टाइपिंग एरर्स हो सकता है, ठीक है? क्योंकि मैंने ये जो सारा पूरा नोट्स बनाया है, ये डिक्टेट करके बनाया है, वॉइस टाइपिंग किया है। तो इसीलिए थोड़ा टाइपिंग एरर हो सकता है, आप लोग प्लीज़ उस चीज़ को ध्यान दें। मैं कोशिश करूँगा आप लोग को वीडियो के दौरान बता दिया करूँ कि क्या मिस्टेक है। जैसे ये HEIR होगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है HEIR वैसे, ठीक है? तो आगे आते हैं डिसरिस्पेक्ट शोन टू बहादुर शाह। बहादुर शाह जो थे वो लास्ट मुगल एम्परर थे, जिनको ब्रिटिश ने बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट किया और उनको निकाल दिया रेड फोर्ट से, जिसके वजह से इंडियंस को लगा कि अगर इतने स्ट्रॉन्ग रूलर बहादुर शाह जो कि मुगल एम्परर थे, जिन मुगल्स ने हमारे ऊपर कई सालों तक शासन किया, उन मुगल एम्परर को अगर डिसरिस्पेक्ट कर सकता है ब्रिटिश, तो ब्रिटिश कैन डू एनीथिंग। और उनसे सारे टाइटल्स टाइटल्स मतलब होते हैं ऑनर, जैसे नवाब होता है, राजा साहब होता है, ये सब टाइटल्स होता है। तो ये सारे टाइटल्स जो थे उनसे छीन लिए गए। उसके बाद आता है इल ट्रीटमेंट ऑफ नाना साहेब। नाना साहेब जो थे, नाम नाना है, जो मराठी नहीं होंगे दे कैन, वो लोग नहीं समझ सकते, मराठीज कैन अंडरस्टैंड। यहाँ नाम नाना का मतलब होता है छोटा, ठीक है? तो नाम नाना है बट है वो बेटे, ठीक है? किसके बेटे हैं? पेशवा बाजीराव टू के, ठीक है? बाजीराव टू, यहाँ पेशावर लिखा गया है, दैट विल बी पेशवा, ठीक है? ओके। तो पेशवा बाजीराव टू के नाना साहेब बेटे थे। कैसे बेटे? अडॉप्टेड सन, ही वाज नॉट हिज बायोलॉजिकल चाइल्ड, वो उनके अडॉप्टेड बेटे थे। तो इससे कौन सा ट्रीटी ब्रीच हो जाएगा? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो था वो पेशवा बाजीराव टू तोड़ रहे थे, एक अडॉप्टेड सन रख के और उसको राजा बना के। तो जिसके वजह से नाना साहेब के खिलाफ ब्रिटिश खड़े हो गए लड़ने के लिए। फिर रानी ऑफ झांसी, रानी ऑफ झांसी जो थी, उनका कोई बच्चा नहीं था, ओके? और उनके हस्बैंड का भी डेथ हो गया था। एक्चुअली उनके हस्बैंड थे राजा ऑफ झांसी, लेकिन राजा ऑफ झांसी का डेथ हो गया और उनका कोई बच्चा नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, एक लड़के को अडॉप्ट कर लिया, जो कि ब्रिटिश को सही नहीं लगा और ब्रिटिश ने उन्हें अलाउ नहीं किया बच्चे अडॉप्ट करने के लिए। उन्होंने अडॉप्ट कर लिया फिर भी एक लड़का, तब ब्रिटिश ने उनके खिलाफ जंग कर लिया। तो ये दोनों जगह जंग होता है, क्योंकि वो लोग या तो नाना साहब अडॉप्टेड सन है इसलिए, और नहीं तो रानी ऑफ झांसी ने बच्चे को अडॉप्ट किया है इसलिए। तो ये कुछ 4 कारण हैं। यहाँ पे 4 पॉइंट्स क्यों हैं? आप लोग को बुक में मेजरली ज़्यादा पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है? मैंने 4 जो मुझे आसान और स्पेसिफिक पॉइंट्स लगे वो मैंने लिखा है, बिकॉज़ इट विल बी ईज़ी फॉर यू टू लर्न। एग्ज़ाम में 4 मार्क्स से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं आएगा, तो यू हैव टू लर्न जस्ट 4 पॉइंट्स, तो इसीलिए मैंने हर टॉपिक पे 4 पॉइंट्स ही लिखा है मैक्सिमम। इफ यू वांट यू कैन गो थ्रू योर बुक्स टू गेन मोर नॉलेज, दैट इज़ योर चॉइस, ओके? बट मैं यहाँ टॉपिक को लेके या सिलेबस को लेके ही चलूँगा। तो एंड आई वांट टू अश्योर यू गाइज़ वन थिंग, कि हमारे जो नोट्स हैं, उनसे स्पेशली हिस्ट्री का नोट्स, उससे 99.99% पेपर मैच करता है। यू डोंट हैव टू स्टडी एनीथिंग एल्स, जस्ट एमसीक्यू के लिए थोड़ा-सा आपको कॉशियस रहना पड़ता है। बाकी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप 99.99% मैच करता है। अब बोलोगे आप कि भैया आप तो 0.1% का गारंटी नहीं ले रहे हैं। तो देखो 0.001% का गारंटी तो डेटॉल भी नहीं लेता है, तो मैं तो बिल्कुल नहीं ले सकता, ठीक है? तो एक्चुअली 100% ही मैच करता है, लेकिन ठीक है, मैं नहीं कह सकता वो चीज़। उसके बाद आता है सोशियो रिलीजियस कॉजेज़। सोशल इश्यूज़ जो इंडिया में उस टाइम थे और रिलीजियस इश्यूज, आप लोग जानते ही हो इंडियंस कितने कॉशियस है अपने रिलीजन्स को लेके, ठीक है? तो वो चीज है, ओके। पहला आता है इंटरफेरेंस ऑफ ब्रिटिश इन इंडियन कस्टम्स। तो ब्रिटिश जो थे वो इंडियन कस्टम्स में दखल अंदाजी कर रहे थे। दखल अंदाजी मतलब वो लोग इंडिया में दो रिलीजन उस टाइम मेजरली थे, एक हिंदूज, दूसरे मुस्लिम्स, ठीक है? अब उन दोनों रिलीजियंस के जो इंटरनल कस्टम्स है, जो रस्म है, जो रिवाज है, उन सब चीजों में ब्रिटिश इंटरफेयर कर रहे थे, उसमें चेंजेस ला रहे थे। तो इंडियंस को लगा कि ब्रिटिश जो है वो वेस्टर्न कल्चर इंडिया में इन्वोक करने का कोशिश कर रहे हैं, जो कि इंडियंस को बिल्कुल पसंद नहीं था कि आप क्यों अपना वेस्टर्न कल्चर इंडिया में डालोगे, लाओगे, ओके? उसके अलावा उन्होंने कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज को भी इंडिया में भेजा। मिशनरीज वो होते हैं जो अपने धर्म का प्रचार करते हैं। तो क्रिश्चियनिटी को धीरे-धीरे करके इंडिया में स्प्रेड कर रहे थे मिशनरीज आके। उस टाइम क्रिश्चियनिटी इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, मेजरली दो ही रिलीजन्स थे, हिंदुइज्म एंड इस्लाम। तो धीरे-धीरे करके क्रिश्चियनिटी भी स्प्रेड होना शुरू हो गया, क्योंकि मिशनरीज को वो लोग लेके आए जो लोगों को कन्वर्ट करते थे क्रिश्चियनिटी में, ओके? सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स में क्या हुआ? रिफॉर्म्स मतलब होते हैं बदलाव। इंडिया में बहुत सारे रिलीजियस रिफॉर्म्स थे जिनको अब पिछड़ा हुआ कहा जा सकता है, ठीक है? जैसे सती,
उसके अलावा था चाइल्ड मैरिज, इन्फैंटिसाइड, सती मतलब होता है, उसके अलावा था पॉलीगैमी। तो सती मतलब होता है कोई एक वुमन, पहले तो चाइल्ड मैंने समझाता था, आप लोग सती अच्छे से समझ आए। छोटी छोटी बच्चियों का, जनरली लड़कियों का, लड़कों का भी होता था लेकिन जनरली लड़कियों का कम उम्र में शादी करा दिया जाएगा उनसे डबल ट्रिपल उम्र के आदमी के साथ। ठीक है, छोटी मतलब इन द सेंस मैं नहीं कह रहा हूँ 18-20 साल की लड़कियां, नहीं, 14-13-15-10 साल की लड़कियों का उनसे डबल ट्रिपल उम्र के आदमी के संग शादी करा दिया जाएगा। उसके बाद जीवन तो जीना पड़ेगा उनके साथ। उसके बाद जब वो आदमी ऑब्वियसली उनसे बहुत बड़ा है तो उसका डेथ भी पहले ही होगा। तो वो आदमी का जब डेथ हो जाता था तो छोड़ उस कम उम्र की लड़की को उसके पति के चिता पे ही बैठा के जला देता था, जिसको बोलते हैं सती प्रैक्टिस। ये ऐसे टीआई होगा, ऐसे टीएच नहीं होगा। ओके। फिर है इन्फैंटिसाइड। इन्फैंटिसाइड, इन्फैंट मतलब होता है नवजात बच्चे, जिन बच्चों का जस्ट जन्म ही हुआ है उनको नव इन्फैंट बोलते हैं। तो उन छोटे छोटे बच्चों को मार दिया जाता बिकॉज दे वेर गर्ल चाइल्ड, तो गर्ल चाइल्ड होने के कारण बच्चों को मार दिया जाता था। और पॉलीगैमी क्या होता है, एक इंसान एक से ज्यादा शादियां करता है, इसको बोलते हैं पॉलीगैमी। तो ये सारी कुछ प्रथाएं थी, जनरली मेल पीपल यूज टू डू मोर देन वन मैरिजेस। तो ये सब चीजें ब्रिटिश ने रोकने का कोशिश किया। फिर है विडो रीमैरिज। विडो रीमैरिज मतलब जिस औरत का पति का डेथ हो जाएगा, विडो वो होती है जिसके पति का डेथ हो गया, वो औरत क्या करेगी, दोबारा शादी करेगी। ठीक है, तो ये अलाउ कर दिया था ब्रिटिश ने। तो जो बुरी चीजें थे उनको मैंने रेड से किया है और जो अच्छी चीजें थी उनको मैंने ग्रीन से किया है। ठीक है, दीज वेर बैड थिंग्स सो इट इज अ रेड फ्लैग एंड दिस इज गुड थिंग सो इट इज अ ग्रीन फ्लैग। ओके, तो इसको लीगलाइज कर दिया ब्रिटिश ने। और क्या किया, रिलीजियस मैटर्स, तो इंडियंस को अच्छा नहीं लगा कि भले ही आप लोग सोच रहे होगे कि ब्रिटिश ने सही किया है, मैंने भी रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग में मार्क किया, लेकिन इंडियंस को उस टाइम सही वो हजम नहीं हो रहा था। इंडियंस को अच्छा नहीं लग रहा था क्यों ब्रिटिश उनके अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी कर रहा है, तो ये चीज उन्हें पसंद नहीं था। ओके। फिर स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी, मैंने बताया क्रिश्चियन मिशनरीज आए, क्रिश्चियन मिशनरीज आके इंडिया में क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करना शुरू की। और क्रिश्चियनिटी ऐसे स्प्रेड नहीं करना शुरू किया कि मान लो अ, आपको बोल रहे हैं या किसी को समझा रहे हैं कि क्रिश्चियनिटी ऐसा होता है वैसा होता है, तो वो इंसान खुश होके इन्फ्लुएंस होके उसे अच्छा लगा क्रिश्चियनिटी, तो वो ज्वाइन कर लिया, नहीं दैट इज गुड थिंग। लेकिन वो क्या, यहाँ मशीनरीज लिखा हुआ है, मिशनरीज होगा। ठीक है, वो क्या करते थे, उन्हें घूस देंगे, पैसा देंगे, ग्रीड लालच देंगे, रिवॉर्ड देंगे, ये सब चीजों का, प्रमोशंस का और ये सब चीजों का लालच देके उनको जबरदस्ती हिंदूज और मुस्लिम्स को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर देते। ओके। फिर आया इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज एंड टेलीग्राफ। तो इसके दो साइड्स हैं। ठीक है, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, तो मैं अभी सिंस कॉजेस बता रहा हूँ वॉर का, तो मैं बैड साइड ही बताऊंगा। तो इंडियंस को लगा कि ब्रिटिश ने रेलवेज और टेलीग्राफ्स इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है ताकि इंडियंस को वेस्टर्नाइज करे, जबरदस्ती मतलब वेस्टर्न कल्चर इंडिया में इन्वोक करे। और इंडियंस को रेलवेज से डर था कि कहीं रेलवेज की पटरी के नीचे ब्रिटिश इंडियंस को सजा देने के लिए उनको फेंक ना दे मरने के लिए, या टेलीग्राफ पोल पे उनको हैंग ना कर दे, फांसी ना चढ़ा दे। तो ये मैंने किसी बुक्स में देखा है कि ऐसी ये पॉइंट्स हैं। तो अगर बैड पॉइंट्स लिखना हो तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो रेलवेज और टेलीग्राफ्स का ये पॉइंट रहा। तो सोशो रिलीजियस कॉजेस हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे इकोनॉमिक कॉजेस में। ओके, तो अब आया इकोनॉमिक कॉजेस। इकोनॉमी मतलब आप लोग को पता है, इकोनॉमी मीन्स मनी, फाइनेंस, राइट, मॉनेटरी। ओके, तो इकोनॉमिक कॉजेस में क्या होता है, इंडियन इकोनॉमिक रिसोर्सेस को ब्रिटिश ने एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। ओके, इंडिया में मैं आप लोग को इसके बाद थोड़ा ब्रीफिंग देना चाहता हूँ। इंडिया में दो सोर्सेस ऑफ इनकम थे उस टाइम। Indians were major Indians were skilled in just two things. One was agriculture and other was cottage industry. एक था खेती, दूसरा था कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री क्या होता है, घर घर में छोटे छोटे सामान, हैंडीक्राफ्ट गुड्स इंडियंस खुद से बनाएंगे, दोज वेयर कॉटेज इंडस्ट्रीज। तो कॉटेज इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर, दो ही चीजों पे इंडियन मार्केट जो था, जो इंडियन इकोनॉमी था वो चलता था। अब क्या हुआ, ब्रिटिश ने क्या किया, दोनों चीजों को तहस महस किया। एग्रीकल्चर से उनका पेट चलता था और कॉटेज इकोनॉमी से थोड़ा, कॉटेज इंडस्ट्री से थोड़ा बहुत वो लोग अपना जो भी इनकम था वो करते थे या एक्सपोर्ट करते थे इंडियन सामान बना के। तो एग्रीकल्चर में ब्रिटिश ने आके इंडियंस को फोर्स किया कि भैया आप उगाओ कैश क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स नहीं उगाओगे, आप लोग उगाओगे कैश क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स क्या होता है, चावल, गेहूं, दाल,
ये सब होता है फूड क्रॉप्स। और कैश क्रॉप्स क्या होता है? व्हीट, राइस, सॉरी, व्हीट, आई एम टेलिंग व्हीट, इट्स कॉफी, शुगर, जूट, इंडिगो, ये सब होता है कैश क्रॉप्स, जिनसे जिन्हें हम खा नहीं सकते, जिनको सिर्फ सेल करने के लिए उगाते हैं। तो इंडिया में इतना ज्यादा ब्रिटिश ने कैश क्रॉप्स उगवाया इंडियन से जबरदस्ती कि फूड का शॉर्टेज पड़ गया, खाने की कमी पड़ गई, जिसकी वजह से फैमाइन्स आने लग गया। फैमाइन्स मतलब भुखमरी, खाने का कमी, दैट इज नोन एज फैमाइन। तो गरीबी आ गया, क्योंकि कॉटेज इंडस्ट्री पर अटैक हुआ। कॉटेज इंडस्ट्री पे कैसे अटैक हुआ वो बताता हूँ आप लोग को। कॉटेज इंडस्ट्री को ब्रिटिश ने क्या किया? ब्रिटिश इंडिया से पहला बात तो मैंने बताया आप लोग को, कैश क्रॉप्स हुआ। जैसे मान लो कॉटन उगवा रहा है इंडियन से, कॉटन उगाने के बाद कच्चा कॉटन जो रुई होता है उसे वो लोग लेके जाएंगे, ले जाके उससे फिनिश्ड रुई के कपड़े मतलब कॉटन के कपड़े बनाएंगे, ठीक है। और कॉटन के कपड़े बना के लाके इंडियन मार्केट में हेवी दामों पे बेचेंगे। यहाँ से सस्ते दामों पे कच्चा रुई लेके जाएंगे और वहां पे महंगे दामों पे बेचेंगे, वहां से लाके यहाँ पे महंगे दामों पे बेचेंगे। मतलब हमारा ही सामान हमको महंगे दामों पे बेचते थे, जिससे क्या होता था, इंडिया का पैसा जो है धीरे धीरे करके ब्रिटेन में फ्लो होने लगे, जो कि समझ भी नहीं आ रहा था इंडिया को ये कैसे पैसा जा रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, कॉटेज इंडस्ट्री जो है बंद हो गया। घर घर में जो इंडियंस अपना खुद से सामान या खुद से कपड़े या चीजें मैन्युफैक्चर करते थे, वो चीजें बंद हो गई, ठीक है। तो मैं आप लोग का पॉइंट वाइज समझाता हूँ, मैं ओवरऑल समरी दे दिया, अब आप लोग को मैं पॉइंट वाइज एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या हुआ कहानी में। ओके, एक मिनट। तो पहला है, इंडियंस हमेशा रिसोर्सेज वाला कंट्री था, सोने की चिड़िया थी। ब्रिटिश ने उसको एक्सप्लॉइट किया, मतलब लूटा, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी को वल्नरेबल बना दिया, कमजोर बना दिया धीरे धीरे करके। एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स पूरे अपने कंट्रोल में कर लिए। क्या बिकेगा इंडिया से? कुछ भी चीज इंडिया से दूसरे देश में नहीं बिकता था, सिर्फ ब्रिटेन में जाता था। और ब्रिटेन वो चीज को मैन्युफैक्चर करके फिर दूसरे देश में बेचेगा, जिससे पैसे ब्रिटेन कमाएगा, ठीक है। और इंडिया में भी आके बेचेगा उस सामान को, इंडियन से भी पैसे लेगा, ठीक है। तो इंडिया का वेल्थ धीरे धीरे करके इंडिया से जाने लग गया और उनका इकोनॉमी स्ट्रांग होने लग गया, इंडिया का इकोनॉमी वीक होने लग गया। ओके, कोलैप्स ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, मैंने बताया कॉटेज इंडस्ट्री बंद हो गया क्योंकि ब्रिटिश ने छोटे छोटे इंडस्ट्री सेटअप किए, जो इंडस्ट्रीज सेटअप किए जिनका सामान मैन्युफैक्चर होने लग गया और सबको वही सामान खरीदना पड़ता था, इंडस्ट्री का बना हुआ सामान। तो कॉटेज इंडस्ट्री का बना हुआ सामान कोई नहीं खरीदता था। उसके बाद आया पॉवर्टी, फैमाइन, फूड क्रॉप्स उगाएंगे, फूड क्रॉप्स नहीं उगाएंगे, कैश क्रॉप्स उगाएंगे, जिसकी वजह से खाने का कमी हुआ। तो अब थोड़े बहुत लोग जॉब भी करते थे। तो जॉब का कहानी क्या हुआ, जो पढ़े लिखे जो इंडियंस थे, ठीक है, उनको या तो जॉब नहीं मिलता था, ठीक है, और या तो आप लोग बोलोगे जॉब का कभी तो अभी भी है पढ़े लिखे, तो अभी पढ़े लिखे लोग होते नहीं है जिन्हें जॉब नहीं मिलता। ये सब गलत बात है कि आ, कोई भी गवर्नमेंट, आप किसी भी स्टेट में बोलो या सेंट्रल में बोलो, कोई भी गवर्नमेंट का फॉल्ट नहीं है किसी को जॉब नहीं मिलने में। दैट पर्सन इज मोर रिस्पॉन्सिबल। ऑब्वियसली आबादी इतना ज्यादा, तो आबादी तो गवर्नमेंट आके बढ़ाया नहीं, आबादी हम लोगों ने ही बढ़ाया है, पॉपुलेशन हम लोगों ने ही बढ़ाया है। तो इफ वी आर नॉट कॉन्शियस तो क्या कर सकते हैं? अब किसी के घर में आके किसी ने 4 बच्चे या 10 बच्चे तो नहीं छोड़ के गया है कोई नेता, तो ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी था। और दूसरी चीज, जब आबादी ज्यादा है, सबको तो जॉब मिल नहीं सकता इतने बड़े इकोनॉमी में। और जॉब मिलेगा भी कैसे? इंसान, दे शुड नो समथिंग ना। कुछ कुछ भी जॉब थोड़े मिल जाएगा। अगर आपको कुछ भी करना है तो आप पोछा मार सकते हो, झाड़ू मार सकते हो, उससे तो जॉब रहता ही है। लेकिन इंसान को चाहिए वो भी सरकारी नौकरी मिले। तो ऐसा कुछ होता है। खैर, टॉपिक से भटक गए। तो उस टाइम जो एजुकेटेड इंडियंस थे उनको जॉब नहीं मिला था। क्यों नहीं मिला था? क्योंकि सिर्फ उस टाइम जो सीट्स रहते थे वो ब्रिटिश के लिए रहते, ब्रिटिश को ही जॉब्स मिलेगा। और अगर मिल भी गया इंडियन को जॉब, तो मान लो सेम पोस्ट पे ब्रिटिश पर्सन भी है और सेम पोस्ट पे इंडियन पर्सन भी, दोनों ही मान लो प्यून है या क्लर्क है, दोनों ही उस पोजीशन पे है, लेकिन ब्रिटिश को ज्यादा सैलरी मिलेगा और इंडियन को कम सैलरी मिलेगा। तो काफी ज्यादा रेसिज्म था। ओके, तो ये 4 पॉइंट्स हो गए। उसके बाद आता है मिलिट्री कॉजेस। मिलिट्री कॉजेस में क्या होता है? तो मिलिट्री के संग क्या गलत हुआ? इल ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन सिपाहीज, इंडियन सिपाहियों का बिल्कुल इज्जत नहीं किया, उनको भेड़ बकरी की तरह जंग में लड़ाया जाता था, लेकिन उनकी जरा भी इज्जत नहीं थी। उनके संग इनह्यूमनली बिहेव किया जाता था, इंसान की तरह बिहेव ही नहीं किया जाता था, जैसे वो लोग जानवर हो वैसे बिहेव किया जाता था उनके साथ, ठीक है। ब्रिटिश ने उनका इस्तेमाल किया अपने राज्य को बढ़ाने में, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरे देश भर में, पूरे पूरे दुनिया भर में अपने एम्पायर को बड़ा करने के लिए, लेकिन उनकी कोई इज्जत नहीं थी। अच्छा, इंफीरियर स्टेटस एंड लो सैलरीज, इंडियंस को हाई पोस्ट पे जॉब नहीं मिलता था
और अगर मिल भी गया ठीक-ठाक पोस्ट पे जॉब, हाई पोस्ट पे पहले तो मिलेगा नहीं, लोअर पोस्ट पे जो जॉब मिलेगा, उसपे ब्रिटिश से हमेशा, जैसे मैंने अभी बताया, उससे ब्रिटिश से कम ही सैलरी मिलेगा इंडियंस को, उससे ज़्यादा सैलरीज़ नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ था, प्रमोशन तो होता ही नहीं था। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ब्रिटिश ने एक नया लॉ लेके आया, किसने लेके आया ब्रिटिश के किसने? ब्रिटिश के लॉर्ड कैनिंग ने ये लॉ लाया, ओके? लॉर्ड कैनिंग ने एक कानून लाया, उन्होंने कहा कि इंडियंस को ओवरसीज़ ट्रैवल करना पड़ेगा, देश से बाहर ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है? इंडियंस के ब्रिटिश का जो पर्सनल वॉर्स है वो लड़ने के लिए, ठीक है? ब्रिटिश का एम्पायर बहुत बड़ा, तो उसके जंग दूसरे-दूसरे देशों में जो जंग हो रहे हैं वो लड़ने के लिए भी इंडियंस को जाना पड़ेगा। तो इंडियंस के रिलीजियस बिलीफ्स के खिलाफ था ओवरसी ट्रैवल करना, कुछ था धर्म रिलेटेड, जिनमें वो ट्रैवल करना सही नहीं मानते थे अपने धर्म में, ठीक है? तो ये चीज़ था। उसके बाद क्या हुआ, एक ये थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं बच्चे, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन सोल्जर्स। न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन सोल्जर्स से कहने का मतलब है, ये एक गुड पॉइंट है, ठीक है? इट इज़ नॉट अ बैड पॉइंट। यहाँ पे क्या हुआ, इंडियंस का जो एडवांटेज है, इंडियंस का क्या एडवांटेज है कि इंडियंस जो है सो आर्मी में ज़्यादा है, ठीक है? ब्रिटिश सोल्जर बहुत ही कम थे और इंडियन सोल्जर्स बहुत ज़्यादा थे। तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि हम जब तादाद में इतने ज़्यादा हैं, तो हम आराम से ब्रिटिश को हरा सकते हैं। तो ये चीज़ जब उनके दिमाग में आया तो उन्होंने सोचा कि रिवोल्ट करते हैं, इसीलिए इसे सिपाही म्यूटिनी ज़्यादा कहा जाता है। तो अब चैप्टर के इम्पोर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, जो कि है इमीडिएट कॉज़। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ये 4 मार्क्स का आता है लिखने के लिए। इमीडिएट कॉज़ में स्पेशल टाइप ऑफ राइफल, इमीडिएट कॉज़ से कहने का मतलब है कि इस कॉज़ के बाद जस्ट जंग शुरू हो गया। क्योंकि ये कॉज़ के बाद इंडियंस के मन में वो जो 4 पॉइंट्स हम लोग 4 चीज़ें जो हम लोगों ने पढ़ा वो उनके मन में चल रहा था। लेकिन इंडियंस ने वो सामने नहीं रखा था। लेकिन इमीडिएट कॉज़ जब आया तो दे कुड नॉट टॉलरेट दैट थिंग। और आप लोग देखोगे इंडियंस इस बार भी रिलीजन को लेके ही खड़े हुए थे। तो क्या होता है, ब्रिटिश ने एक स्पेशल टाइप ऑफ राइफल इंट्रोड्यूस किया, जो कि एनफाइल्ड राइफल था, ठीक है? उसके लिए ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस था जिसका इस्तेमाल होता था। उस ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस में जो कार्ट्रिजेस का जो टिप रहेगा उसको दांत से फाड़ना पड़ेगा, उसको टीथ से फाड़ना पड़ेगा, ठीक है? अब टीथ से उसको बाइट करके फाड़ना पड़ेगा बारूद भरने के लिए। तो एक रूमर फैला, रूमर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रूमर फैला कि वो जो टिप था जिसको दांत से फाड़ना पड़ेगा वो काऊ या पिग के फैट का बना हुआ है। तो मुस्लिम्स और हिंदूज दोनों, मुस्लिम्स पिग का फैट मुंह में नहीं लगा सकते और हिंदूज जो है वो काऊ का फैट नहीं लगा सकते। और मैंने बताया 2 ही मेजर रिलीजन्स थे। तो दे वर नॉट ओके विथ यूजिंग दोज राइफल्स, लेकिन ब्रिटिश ने उन्हें फोर्स किया, ठीक है? और इसी में आते हैं भगत सिंह, हालांकि वो इम्पोर्टेंट नहीं इसलिए मैंने यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन भगत सिंह जो कि बंगाल में, उन्होंने बैरकपुर में मना कर दिया कि मैं नहीं इस्तेमाल करूंगा वो राइफल। तो उसके बाद ब्रिटिश ने उन्हें अरेस्ट कर लिया था। और उसके बाद ये रिवॉल्ट में काफी कुछ होता है, बहुत जगह जगह जंग होता है। और जंग के बाद हालांकि ब्रिटिश एट द एंड जीत जाता है, ठीक है? तो ये चीज होता है, ओके। इंडियंस को लगने लगा था कि ब्रिटिश उनके डिफाइल देयर रिलीजन में, उनके धर्म को धर्म भ्रष्ट करना चाहता है, ठीक है? तो ये चीज इंडियंस को लगने लगा, तो ये हुआ इमीडिएट कॉज। अब आता है जंग में क्या होता है, ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में सिर्फ कॉन्सिक्वेंसेस है, ओके? तो कॉन्सिक्वेंसेस काफी मैंने समराइज वे में लिखा, आप लोग चाहो तो डिटेल्ड पढ़ सकते हो। अभी मिलिट्री कॉन्सिक्वेंसेस जो है थोड़ा ज्यादा आ रहा है, तो आप उनके 4 पॉइंट्स पढ़ सकते हो। रिसेंटली 2026 के पेपर में भी आया हुआ है, तो उनके 4 पॉइंट्स पढ़ सकते हो। यहाँ मैंने थोड़ा-सा कंसाइज़ वे में लिखा हुआ है। तो कॉन्सिक्वेंसेस मतलब परिणाम क्या हुए उस जंग के। कुछ तो परिणाम हुए होंगे, हर जंग का कुछ ना कुछ रिजल्ट होता है। तो पहला कॉन्सिक्वेंस होता है कंपनी का रूल। मैंने बताया था आप लोग को शुरू में, ब्रिटिश जब इंडिया आया था वो स्पाइसेस के लिए आया था, ठीक है? तो ब्रिटिश का एक कंपनी आया था जिसका नाम था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उसका 100 सालों तक रूल चला इंडिया में, ठीक है? और इतना बड़ा जंग हुआ। जब ये जंग हुआ तो ब्रिटिश की जो क्वीन थे या किंग थे, उन्होंने जब देखा, मतलब ब्रिटिश रॉयल फैमिली ने जब देखा कि ये कंपनी इंडिया जैसे मतलब रिच प्रॉस्पेरस कंट्री को नहीं संभाल पा रहा है, ठीक है? और हम अपने हाथ से इस कंट्री को नहीं जाने दे सकते हैं। तो ब्रिटिश कंपनी ने क्या किया, ब्रिटिश कंपनी के रूल को उन्होंने खत्म कर दिया और क्राउन ने अपना रूल शुरू कर दिया। मतलब रॉयल फैमिली अब इंडिया पे राज करेगा। पहले 100 साल कंपनी ने चूसा, अगले 100 साल अब क्राउन चूसेगा इंडिया का खून, राइट? तो कंपनी का रूल खत्म हो गया और क्राउन का रूल
शुरू हो गया। ठीक है, ओके। चेंज इन द डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल, पहले जिस पोस्ट का नाम था गवर्नर जनरल, उस पोस्ट का नाम चेंज करके या पोजीशन चेंज करके, आप लोग किसी भी तरह से कह सकते हो, वायसरॉय कर दिया गया। ठीक है, वायसरॉय वाज द हेड ऑफ इंडियन लीडरशिप। ओके, उसके बाद है प्रिंसली स्टेट्स के टुवर्ड्स पॉलिसी चेंज कर दिया गया। प्रिंसली स्टेट में छोटे छोटे जो राज्य थे उन पे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, यहाँ लैब्स लिखा हुआ है, LAPSC होगा। ओके, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स या फिर अलग अलग पॉलिसीज लागू होता था। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब सब्सिडरी अलायंस, जिसके तहत उनके राज्य को छीन लिया जाता था। तो ब्रिटिश ने बोला कि अब हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, अब हम लोग आपके इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है, हालांकि मेजर रीजन को उन्होंने हड़प ही लिया था, थोड़ा बहुत ही छूट गया था। फिर आया पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। ब्रिटिश ने सोचा कि ये इंडियंस जो है वो अगर एकजुट हो गए तो हमारे लिए बहुत खतरा हो जाएंगे, तो इनके बीच में दरार पैदा करके रखते हैं। हिंदूज मुस्लिम रिलीजन के नाम पे लड़ाते हैं, कास्ट के नाम पे लड़ाते हैं, फिर क्या कहते हैं, रीजन के नाम पे लड़ाते हैं। कोई बंगाली है तो गुजराती से लड़ेगा, कोई साउथ तमिल है तो पंजाबी से लड़ेगा। तो ये सब चीजों के हिसाब से उनसे लड़वाते हैं। उनके यहाँ इंडियंस अंदर बहुत प्रॉब्लम्स है, तो उन सारे प्रॉब्लम्स को हम खुरेदते हैं और उस चीज का हम फायदा उठाते हैं। तो ये ब्रिटिश ने डिसाइड किया, उनको तोड़ेंगे, डिवाइड करेंगे और उनपे रूल करेंगे, शासन करेंगे। ओके, ये ब्रिटिश ने डिसाइड किया। फिर आया अबॉलिशन ऑफ पेशवाशिप एंड मुगल लाइन। तो मैंने बताया था पेशवा बाजीराव टू। पेशवा मतलब मराठा रूलर को बोलते हैं, ब्राह्मण मराठा रूलर को बोलते हैं पेशवा। और मुगल्स, उन दोनों को खत्म कर दिया। उन दोनों के खत्म मतलब कह सकते हो आप लोग, मार भी दिया था ऑब्वियसली उन्होंने पूरा मुगल्स को। लेकिन उसके अलावा उन्होंने नेक्स्ट इसके बाद कोई मुगल रूलर नहीं बनने दिया और ना ही उसके बाद कोई पेशवा रूलर बनने दिया। ये उसके बाद ही खत्म हो गया, अब कोई नहीं बन सकता, ना पेशवा ना मुगल रूलर। ठीक है, मतलब उस एम्पायर को ही खत्म कर दिया। राइज ऑफ नेशनलिज्म। राइज ऑफ नेशनलिज्म क्या होता है? नेशनलिज्म मतलब होता है देश के लिए, पैट्रियोटिज्म से जैसा ही होता है, देश के लिए कुछ भी कर दे। ठीक है, देश के लिए एक फीलिंग आना, स्ट्रॉन्ग फीलिंग आना। तो ये सब जो जंग होना शुरू हुए या रिवॉल्ट्स होना शुरू हुए, इससे इंडियंस के मन में अपने देश के लिए मातृभक्ति या प्रेम जो है बहुत ज्यादा जगा, जिसकी वजह से इंडियंस यूनाइट होना शुरू हुए। तो ये भी एक कॉन्सिक्वेंस होता है, अच्छा कॉन्सिक्वेंसेस भी है, बुरा कॉन्सिक्वेंसेस भी है, सब है। उसके बाद क्या होता है? इंक्रीज इन द नंबर ऑफ यूरोपियन ट्रूप्स। ब्रिटिश ने देखा कि यूरोपियन इंडियन ट्रूप्स जो है वो सेना में, ट्रूप्स मतलब होता है सिपाही, इंडियन सिपाही जो है वो सेना में बहुत ज्यादा नंबर में है, तो ये हमारे लिए खतरा हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, इन यूरोपियन ट्रूप्स, ब्रिटिश ट्रूप्स को सेना में बढ़ा दिया, जिससे क्या होगा कि इंडियन ट्रूप्स का मेजोरिटी जो है वो भारी नहीं पड़ेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स था, मैंने ओवरऑल चैप्टर कवर कर दिया। आप लोग बोलोगे 2 पेज में चैप्टर खत्म हो गया, हमारे बुक में 10-12 पेज है, बट ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज द ओनली सिलेबस व्हिच यू हैव टू स्टडी। ओके, you can check the syllabus on ICSE's official website and this is the only thing which you have to study। तो इतना पढ़ लोगे आप लोग तो इससे आप लोग कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। हाँ, बट लेकिन इसमें जो लिखा हुआ है सब आपको बहुत ही थॉरली पढ़ना पड़ेगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, सी यू टुमारो एंड आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। तो प्लीज लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो, आगे का नेक्स्ट चैप्टर लेके भी मैं आऊंगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो बाय बाय।